सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौम्या चौरसिया। चलिए डालते हैं एक नजर अब तक की प्रमुख खबरों पर। एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे सीएम योगी। हाथी बाजार सीएचसी सहित विकास कार्यों का किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से बलिया होकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। बलिया से राजकीय हेलीकॉप्टर से सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां से वो सीधे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खुद के द्वारा गोद लिए गए वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक के सीएचसी हाथी बाजार निरीक्षण के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश के 3 सीएचसी को सीएम योगी ने गोद लिया था। उन्हीं में से एक वाराणसी के सेवापुरी विकास खंड का सीएचसी हाथी बाजार भी है। गोद लेने के बाद ये सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला दौरा है इस सीएचसी पर, जहां पहुंचते ही उन्होंने बने हुए पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया और फिर मैप के जरिए भी कार्य का प्रगति का जायजा भी लिया। इस हाथी बाजार सीएचसी को FRU यानी फर्स्ट रेफरल यूनिट का दर्जा दिलाने के लिए भी शासन को पत्र लिखा जा चुका है, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही केंद्र पर आधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं को समृद्ध करने के साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। निरीक्षण के बाद ही सीएम योगी का काफिला सीधे रिंग रोड फेज 2 की प्रगति की जांच के लिए निकल पड़ा, जिसके बाद वो सीधे वाराणसी के सर्किट हाउस में पहुंचकर अधिकारियों के साथ विकास कार्य और कोविड-19 की समीक्षा बैठक भी करेंगे और फिर रात को एक बार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और काशी विश्वनाथ धाम का दौरा करने भी निकलेंगे। उसके बाद वो एयरपोर्ट से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर शहर के सभी डॉक्टरों ने मनाया प्रोटेस्ट डे। शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर वाराणसी के लौराबेर स्थित एसोसिएशन के बनारस शाखा के सभी डॉक्टरों द्वारा प्रोटेस्ट डे मनाया गया। प्रोटेस्ट डे मना रहे डॉक्टरों का मानना है कि आए दिन अस्पतालों में हो रहे तोड़फोड़ की घटनाएं होती रहती हैं, जिस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। वर्तमान समय में हर डॉक्टर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के साथ काम करने को मजबूर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसी मुद्दे पर भारत सरकार को प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए 5 सूत्रीय मांग पत्र वाराणसी के उच्च अधिकारियों को सौंपा, जिसमें चिकित्सालय परिसर में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे डॉक्टर भयमुक्त होकर अपना काम कर सके तथा अस्पताल परिसर एवं डॉक्टरों के ऊपर इन सब का कार्य करने वालों के विरुद्ध कड़ा कानून IPC CRPC के अंतर्गत बनाया जाए, जिससे कम से कम 10 साल के जेल का प्रावधान हो एवं प्रदेश तथा जिले स्तर पर डॉक्टरों के साथ भेदभाव न करते हुए सरकार द्वारा न्याय उचित तरीके से सहयोग प्रदान किया जाए। कोरोना से डॉक्टरों की मौत को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त इंश्योरेंस का लाभ दिया जाए एवं सभी मृतकों को कोरोना शहीद का सम्मान दिया जाए। प्रोटेस्ट डे मनाने वालों में मुख्य रूप से डॉक्टर अशोक राय, डॉक्टर मनीषा सिंह, डॉक्टर राजेश्वर नारायण सिंह, डॉक्टर मधु अग्रवाल, डॉक्टर अरविंद सिंह, डॉक्टर NP सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हमारे मुख्यालय ने एक कॉल दिया है राष्ट्रीय विरोध दिवस का, नेशनल प्रोटेस्ट डे। पूरी इंडिया में हम लोग पूरे भारतवर्ष में इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके तहत हमारे वाराणसी के भी सारे चिकित्सक अपनी बाहों पर काली पट्टी बांध करके या काली टी-शर्ट पहन करके या काला मास्क पहन करके एक विरोध करेंगे और सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे कि चिकित्सालयों के ऊपर जो हिंसा हो रही है उसको रोका जाए, उसके खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, उस कानून का अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कराया जाए। हम सभी लोग, सारे डॉक्टर्स बहुत ही शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसी हिंसात्मक घटनाओं के प्रति, और एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए जो पूरे देश में लागू होगा। कुछ लिखित आवेदन सरकार जी, हम लोगों ने लिखित आवेदन दिया है, जो कि जिलाधिकारी के माध्यम से, आयुक्त सर के माध्यम से या जिला जो प्रतिनिधि हैं हमारे जनप्रतिनिधि, उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाने की हमारी मांग है, ताकि उन तक ये संदेश पहुँचे कि डॉक्टर्स अपना बेस्ट करते हैं, नर्सेज पैरामेडिकल स्टाफ अपना बेस्ट करते हैं, कृपया उनको मारा पीटा ना जाए। कई बार घटना आई है कि हॉस्पिटल द्वारा भी ईमानदारों की पिटाई कर दी जाती है, उस पर आप क्या कहना है? देखिए, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं वो अपने बचाव में होती हैं। कभी भी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ
शुरुआत नहीं करते। अगर इस तरह की घटनाएं बहुत रेयर होती हैं, बहुत रेयर, वो भी तब होती हैं जब उनको अपना बचाव की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई आपको सपोज 10-20 लोग मिलकर अगर एक स्टाफ को मार रहे हैं, तो कभी कभी बाकी स्टाफ जो होते हैं उनको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारे पर भी आए, तो वो एक प्रोटेक्शन के लिए होता है। इस तरह की घटनाएं बहुत ही रेयर हैं और इस तरह की घटनाएं भी नहीं होनी। काशी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने कोरोना गाइडलाइन के तहत जिम खोलने की सरकार से अपनी मांग उठाई। काशी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने सीएम योगी से मांग किया है कि लॉकडाउन के दौरान बंद कराए गए जिम को भी अन्य व्यवसाय की भांति कोरोना गाइडलाइन के तहत खोलने की अनुमति प्रदान करें, अन्यथा जिम चलाने वाले भारी कर्ज में डूब जाएंगे। इनके ऊपर किराया, बिजली का बिल व ट्रेनर व कर्मचारियों के वेतन का लोड इस कदर बढ़ चुका है कि ये लोग इसे बंद करने की सोचने लगे हैं। इस संबंध में काशी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष फैजल अहमद ने बताया कि जिम को खोलने की अनुमति को लेकर 4 जून को माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पर ज्ञापन भी दिया था, लेकिन लगता है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। चूँकि एक्सरसाइज से इम्यूनिटी बूस्टअप होती है जो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सहायक हो सकती है, ऐसे में इसे बंद रखना समझ से परे है। हम लोग कोरोना गाइडलाइन के तहत ही जिम खोलने की मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने लेटर लिखा था माननीय प्रधानमंत्री जी को और सीएम योगी जी को हमने लेटर लिखा था, इसमें जिम वाले क्या परेशानी है और किस गाइडलाइन के साथ इसको फिर से जिम को ओपन किया जा सकता है, इसके बारे में हमने डिटेल से उसमें लिखा था और इसका अभी तक हमको कोई भी जवाब आया नहीं है। और उम्मीद करते हैं जो नेक्स्ट गाइडलाइन आने वाली है सरकार की तरफ से उसमें जिम को ओपन करेंगे, क्योंकि जिम वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको ऊपर रेंट बढ़ रहा है, वो इस तरह बेरोजगार बने हुए हैं और सरकार सब कारोबार सब व्यापार धीरे धीरे खोल रही है। उसी के साथ साथ जिम को लाइन को भी ओपन करें एक गाइडलाइन के साथ, और सरकार जो भी गाइडलाइन देगी उसके लिए हम लोग जिम वाले बुरी तरह तैयार हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है और इससे एक फ़ायदा ये भी है कि जो लोग जिम में आएंगे वो फिट रहेंगे, क्योंकि योगी जी का नारा है जीवन और जीविका दोनों को बचाना है। तो जीवन तो बच रहा है लेकिन जीविका लोग भी जा रहे हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट गाइडलाइन में यूपी सरकार इस पर ध्यान देगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी वो पहले हमारे बदारा के सांसद हैं, हम उससे उम्मीद करते हैं कि हम लोग समस्या को सुनेंगे। बदारा के साथ साथ जिम को ओपन करने के लिए ये नई गाइडलाइन के साथ कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर बीएचयू प्रशासन हुआ सचेत। ऑक्सीजन क्षमता को बढ़ाने के लिए नए ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी में जुटा प्रशासन। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले पूर्वांचल का एम्स कहे जाने वाला बीएचयू के सरसुंदरलाल अस्पताल में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाई जा रही है। यहां पीएम केयर फंड से अस्पताल में 1000 LPM का PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट से अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। इस संदर्भ में बातचीत में बीएचयू अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि इस प्लांट के लिए DRDO ने मशीन उपलब्ध कराया है। नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया और DRDO के इंजीनियर प्लांट को लगाने का काम कर रहे हैं। प्लांट लगाने के लिए उन्हें जमीन उपलब्ध करा दी गई है। डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि ये PSA ऑक्सीजन प्लांट वातावरण की हवा को प्यूरिफाई कर ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। इसकी प्यूरिटी 98% होगी। 1 मिनट में इस प्लांट से 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, जिससे अस्पताल के 100 बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। बीएचयू अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर को मिलाकर देखा जाए तो पहले से अस्पताल में कुल 30,000 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट संचालित किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन अब इसे बढ़ाकर 50,000 लीटर करने की तैयारी में है। इसको लेकर अस्पताल प्रशासन ने लाइसेंस और अन्य कागजी कार्रवाई के कोरम को भी पूरा करने में लग गई है। प्लांट के जरिए हम लोगों को 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से हमें जो है ऑक्सीजन मिलेगी, जिसकी की प्योरिटी जो बताई जा रही है हम लोगों को कि 98% के आसपास होगी, जो कि हमारे लिए भरपूर है। कितने बेड पे से सप्लाई हो पाएगी? कम से कम ये तो बड़े आसानी से इसका जो प्रेशर होता है जो हमारे वेंटिलेटर के लिए चाहिए होता है वो भी इसमें है, और इसके रखरखाव में जैसा हमको बताया गया ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और हम 100 बेड का इसमें आसानी से ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं विद वेंटिलेटर। प्रबोधिनी फाउंडेशन ने कोरोना महामारी में रामबाण साबित हुई गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित करने की उठाई मांग। गुरुवार को प्रबोधिनी भवन शिवाजी नगर महमूदगंज में विभिन्न सामाजिक संगठनों की एक आवश्यक बैठक प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी में रामबाण साबित हुई गिलोय औषधि, जो डेंगू, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, चर्म रोग सहित कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों में कारगर साबित होने वाली औषधि गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित किया जाए।
प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आयुर्वेद में गिलोय को अमृत कहा जाता है, क्योंकि गिलोय एक ऐसी औषधि है जो वात, पित्त एवं कफ तीनों जनित रोगों के उपचार में कारगर साबित होती है। कोई भी रोग शरीर में इन तीनों में से किसी एक व्याधि के आने से ही होता है, लेकिन अगर व्यक्ति गिलोय का सेवन करेगा तो वात, पित्त और कफ तीनों व्याधि शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, जिसका परिणाम है कि गिलोय का सेवन करने वालों को कोरोना बहुत संक्रमित नहीं कर पाया और संक्रमित कर भी लिया तो इलाज में गिलोय रामबाण साबित हुई है। इसलिए स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए गिलोय के महत्व को जन जन तक बताने के लिए गिलोय को भारत सरकार तत्काल राष्ट्रीय औषधि घोषित करे। बैठक का संचालन संजय सिंह व धन्यवाद ज्ञापन राहुल श्रीवास्तव ने किया। बैठक में मुख्य रूप से गोपाल माधव फाउंडेशन के डॉक्टर ब्रिजेश पांडे, ऑर्गेनिक इंडिया से कृष्ण कुमार राय स्वामी, सहजानंद विचार मंच के हरेंद्र सिंह राहुल, आइकॉन से समीर सिंह, विशाल भगत सिंह, यूथ ब्रिगेड से दिलीप मिश्रा, आइकॉन से अभय मिश्रा सहित इत्यादि लोग की सक्रिय सहभागिता रही। लहरावीर बेनियाबाग मार्ग से नगर निगम ने हटवाए अवैध अतिक्रमण, वहीं अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व गिरजाघर, नई सड़क, बेनियाबाग व लहरावीर मरलैया तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस संदर्भ में अतिक्रमण अभियान दल का नेतृत्व कर रहे कर्नल आर्यन मौर्य ने बताया कि हम लोग नॉर्मल तरीके से अभियान चला रहे हैं। जो लोग रोड व नाली के ऊपर अतिक्रमण किए हुए हैं उनका सामान जब्त किया जा रहा है व चालान भी काटा जा रहा है। कुछ लोगों को हिदायत देकर छोड़ भी दिया गया है कि वो नाली के ऊपर अतिक्रमण न करे, जिसका जहां तक दुकान हो वहीं तक सीमित रहे, आगे अतिक्रमण न करे। इन दिनों इन्हीं सब वजहों से जाम लग जाता है। जाने की कौन सी बात है भाई, इतनी बार जब भी आते हैं ये बताते हैं कि नाली के इस तरफ आप लोग मत रहो, सड़क चौड़ी इतनी चौड़ी है, कम हो जाती है। ट्रैफिक जब्त किया गया, चालान भी काटा, सामान वो देखिए है, चालान भी कटा है। अभियान सर कहाँ से कहाँ तक चलाया जा रहा है? ये अभी जाएंगे लहरावीर से मलदैया और आपका रुद्राक्ष तक। पूर्व बसपा नेता रामअचल राजभर के समर्थकों ने रामअचल राजभर संघर्ष मोर्चा का गठन करते हुए राजभर समाज को मान सम्मान और हिस्सेदारी दिलाने का उठाया बीड़ा। पूर्व बसपा नेता रामअचल राजभर के नेतृत्व में सारनाथ में शुक्रवार को एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में यह तय किया गया कि 2022 में अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों तथा राजनीतिक गुरु बहुजन नायक मान्यवर काशीराम के बताए हुए रास्ते पर चलकर राजभर समाज सन्निहित बहुजन समाज को शासन सत्ता में सामाजिक मान सम्मान, हिस्सेदारी, भागीदारी दिलाएंगे। इसी तरह का कार्यक्रम प्रदेश के सभी मंडलों तथा जिलों में आयोजित किया जाएगा। तत्पश्चात हम अपनी आगामी रणनीति तय करेंगे। बैठक में सीताराम राजभर, सूबेदार राजभर, शिवधनी मौर्य, केशव राजभर, मोहन राजभर, सुरेश राजभर, धर्मेंद्र राजभर, सत्येंद्र राजभर, अच्छेलाल राजभर, एडवोकेट महेंद्र राजभर, श्याम नारायण राजभर, श्रवण राजभर आदि शामिल थे। दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों, पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए, हक, हकूक़, अधिकार दिलाने के लिए जो ये संघर्ष मोर्चा बनाया है, ये संघर्ष मोर्चा अग्रणी हर क्षेत्र में रहेगा और इस मोर्चा का जो उद्देश्य है कि अपने लोगों को न्याय दिलाना, हक अधिकार दिलाना, पीड़ितों की मदद करनी। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लाइव, सच के साथ।